हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, आज से क्या स्टार्ट करोगे? आज से स्टार्ट करने वाले हम सीए फाइनल ऑडिट। सर फुल ऑडिट पढ़ाओगे? सर फुल ऑडिट नहीं, मैंने वीडियोस में ही बताया था आपको कि मैं पीई प्लस एसए को साइड रख के मैं वो चैप्टर्स करवाऊंगा जो मोस्टली बच्चों को टफ लगता है। स्टडी मैट वो कवर करना मुश्किल हो जाता है। मैंने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं अपने। मैं उसको क्या करूंगा, उसको समझाते हुए मैं आपको एक प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स दूंगा जो आपको 1.5 डेज के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखो सर ऐसे एग्जामिनेशन में आता है 15 नंबर का। 15 नंबर का मिनिमम आता है, ठीक है। मैक्सिमम 18 नंबर तक जाता है। ऐसे एग्जामिनेशन में इतना जाता है 20 मान लो, 20 मान लो, 15 नंबर तो मिनिमम आ जाता है ऐसे एग्जामिनेशन में। सब पी 12 मार्क्स, ठीक है। 8 to 12 मार्क्स तक का पी आता है। तो सर ये कितना हो गया? मान लो 30 मार्क्स एवरेज मान लो कि 15 27 30 मान लो एवरेज नंबर आ गया। एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव आता है सर 70 नंबर का, और 70 भी नहीं, मान लो कि एक ऑप्शन लेके चलो तो 86 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है। सर जब 30 नंबर का यहाँ से आ गया तो सोचो ना, 15 नंबर का अभी कवरेज बाकी है। और गलती क्या होती है ना, हम इस पे फोकस करते हैं, हम इसको जी जान लगा देते हैं, मतलब कहते नहीं है, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, ऐसे को सारे ऐसे याद कर लेते हैं, रट डालते हैं, पी के क्लॉजेज याद कर लेते हैं, बट हम इसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। सर इसको मतलब सर सीएफएस, सर एनबीएफसी, सर बैंक ऑडिट, सर ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, फॉरेंसिक ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, ये ऐसे चैप्टर्स है ना। और ऑडिट इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन बनने हैं सर, हर बार 5 नंबर क्वेश्चन बनने हैं। तो लोग इसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, लोग इसको रिस्पेक्ट देते हैं। और इसमें 30 नंबर से मान लो आपने कितने भी अच्छा किया तो यहाँ पे 24 to 22 उठेंगे हाई, अच्छे से अच्छे। और यहाँ पे आपने किया ही नहीं तो यहाँ पे आपको 8 नंबर आएंगे और आपको 32 नंबर आके ऑडिट फेल हो जाते हो आप, क्योंकि आपने किया ही नहीं। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा, मैं सीएफएस आएगा, सीएफएस क्या वही कंसोलिडेटेड इंडेक्स 110 बनाऊंगा, मैं कर दूंगा। नहीं भाई, यहाँ पे तुम्हें एक नोट्स चाहिए, या स्टडी मैट्स के खुद से नोट्स बनाओ। और ये वर्डिंग खोजता है तो आपको पता तो नहीं चाहिए कौन चैप्टर है, आप तो बस इस पे ही फोकस करते रह जाते हो हमेशा एग्जाम टाइम तक। जिसके भी 50 नंबर से ऊपर है ना सर, उससे जरूर पूछना, वो है ना इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये पता है आईसीआई इस पे सबसे एक इक्वल नंबर का वेटेज पूछता है, इक्वल वेटेज बोल लो या इक्वल मान लो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ थोड़ा हार्ड ही आता है, ऐसे मान लो इजी आ गया, बट यहाँ पे आईसीआई हमेशा न्यू क्वेश्चन पूछेगा और वो इजी रहते हैं। बस थोड़ा रटाफिकेशन मानता हूँ, है रटाफिकेशन है इधर, बट आपको 10 पेजेस से 11 पेजेस आपके पास हर चैप्टर के होने चाहिए जो आपको 1.5 डेज में रिटेन हो जाए। और इसके लिए आपको 1 से 2 बार रिविजन करना पड़ेगा इस नोट्स को। तो मैं ये 50 नंबर आपका, ट्रस्ट मी, थोड़ा पेशेंस से करना, 45 to 50 नंबर मैं आपको करवा दूंगा और आप बहुत कॉन्फिडेंस होकर बैठोगे एग्जाम में। कसम से बता रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस में बैठोगे। मैं बैठा हूँ अपने नोट्स को लेकर कॉन्फिडेंस में। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे ही नोट्स, अगर आप खुद से स्टडी मैट कर रहे हो ना, रिफाइन करो नोट्स को। अभी मैं पहला चैप्टर उठाऊंगा, 2.5 डेज लगाऊंगा, पर चैप्टर वाइज लगाऊंगा। 10 से 11 पेजेस का मैंने चैप्टर वाइज बांट दिए हैं, रिफाइन कर दिया। स्टडी मैट खोलोगे, हर चैप्टर 30-35 पेज, ठीक है। आप रिफाइन करने बैठोगे, टाइम लगेगा, आपके पास टाइम नहीं है। मेरे नोट्स उठाना, वीडियोस देखना, क्लियर हो जाएगा। हाँ, डाउट्स आएंगे, हो सके डाउट्स ऑडिट में मोस्टली रहते नहीं, बट होंगे तो मैं इसको रिजॉल्व करूंगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को, क्योंकि मैं ऑडिट के डाउट्स ज़्यादा रिजॉल्व कर पाता हूँ। बट ठीक है, मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा कि हाँ इतना 50 नंबर का आपका हो जाएगा सर। 50 नंबर के लिए आप टेंशन मत लेना, 45 to 50 नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन इसमें। और मैं आपको ये बताऊंगा कौन चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये पता कैसे चलता है सर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो सर जब एमटीपी आरटीपी करते हो ना आप 3-4 साल का, तो आपको रिपीटेशन क्वेश्चन दिखते हैं, और जब रिपीटेशन क्वेश्चन दिखते हैं ना तो आपको पता चलता है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा, ठीक है। तो आपको ये सब मैं बताऊंगा, 50 नंबर के मेरे पे छोड़ दो। इसके लिए आप, मैं बोलूँगा सेल्फ करो, जो करना करना। इसके लिए आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर चाहिए, क्योंकि इसमें आपको टाइम देना है, बट सारा टाइम नहीं देना है इसमें सर। ये 50 नंबर अभी बोल रहा हूँ, 45 to 50 नंबर है यहाँ पे। आप सोच लो सर किस पे वेटेज ज़्यादा है, तो लोग इसको नहीं छोड़ना चाहिए सर, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चलो, ये आपका 30 नंबर तक आता है। 50 नंबर में ये चैप्टर्स हैं, धीरे धीरे करेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 2-2 ढाई दिन में लगाएंगे ना सर, तो मेरे को लगता है 30 डेज के अंदर हम अच्छा खासा कवरेज कर पाएंगे। और मैं पहले वही चैप्टर उठाऊंगा जो 5-5 नंबर एग्जामिनेशन में पूछ ही जाते हैं। मान लो ए कैटेगरी आप अपने लैंग्वेज में बोल दो, ए बी कैटेगरी बोल दो, जो 5 नंबर एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ जाता है कहीं ना कहीं पे, और आता ही आप उठा के पास पेपर देख लेना, 5 नंबर इससे आना ही आना है, ठीक है। सर स्टार्ट करो आज से। हाँ, आज से मैं स्टार्ट करूँगा।
सर कोशिश करने को मैं वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, 3-3 घंटे 4-4 घंटे की वीडियोस मैं 1.5 आवर में बनाऊंगा, या 1 आवर मोस्ट हार्डली 1.5 आवर बनेंगे, या मिनिमम 1 आवर रखूंगा वीडियोस को। कोशिश करूंगा मैं एक चैप्टर मैक्स टू मैक्स 3 दिन में ख़त्म कर दूं। ऐसे क्या होगा, अगर मान लो एक मंथ में हम 3 दिन में चैप्टर खत्म कर रहे हैं सर, तो आप समझ लो 7-8 चैप्टर हम एक मंथ में ख़त्म कर देंगे, और है भी 10-11 चैप्टर हैं, ठीक है। तो नोट्स प्रॉपर रिवाइज करना, एक नोट्स आपको बहुत बहुत मदद मिलने वाले इस नोट्स से, क्योंकि मैं पॉइंटर्स को भी डिफाइन किया हूँ, जहाँ पे 20-20 पॉइंटर्स हैं, मैं वहाँ पे 6-7 आपके लिए सिलेक्ट किया हूँ जो ईजी टू रिमेंबर हो जाएंगे, कि आपको वहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और एग्जाम में वही होते हैं सर, एग्जाम में 20 पॉइंट लिख के नहीं आ सकते, 6-7 ही याद आते हैं, जिसमें लिख के हम 3-4 आते हैं, बट मैं वो 6-7 ऐसे कर दूंगा जो आपको 6-7 लिख के आ जाओगे आप, ठीक है। सर फर्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करोगे आज? सर आज मैं स्टार्ट करूँगा CFS। सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाना सिखाओगे जो पेरेंट सब्सिडरी के बनाते हैं? हाँ, बट यहाँ मैं बनाना नहीं सिखाऊंगा, यहाँ मैं क्या सिखाऊंगा सर? ऑडिट ऑफ CFS। मतलब सर सिंपल सी बात, ऑडिट मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन करना। अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करना। ऑडिट तो हम करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया किसी कंपनी का, उसकी हम ऑडिट कर निकल जाते हैं, बैलेंस शीट में गए, लेजर चेक किए, ये चेक किए, चालू किए। बट इसमें हम आज क्या सीखेंगे? चैप्टर है CFS, ऑडिट ऑफ CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर देखो, समझने पे यहाँ पे आप 30% फोकस करना, 70% फोकस करना आप चीज़ों को याद करने पे, समझने का। अब मैं ये 10 चैप्टर ऐसे हैं ना जहाँ पे हाँ पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू ऐसे चैप्टर जहाँ थोड़ा समझने में 50-50 करना पड़ेगा। रिटेन, यहाँ पे रिटेंशन पावर अच्छी होनी चाहिए हमारे पास। जो चीज़ समझ रहे हैं, पढ़ा हमने, समझा थोड़ा सा, और उसको रिटेन करने के लिए मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, ठीक है। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑडिट में सर हो जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ आप करो, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन करना हो करना, बट 10 से 11 पेजेस के चैप्टर नोट से हो जाएंगे। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। सर वेटेज कितना आता है एग्जाम में इसका? 5 मार्क्स। इस बार भी आया 5 मार्क्स, इससे पहले भी आया 4 to 5 मार्क्स आता है, बट 5 नंबर वेटेज आ जाता है इससे। MCQ लेके चलो तो 5 नंबर, ठीक है। ऑडिट ऑफ CFS, हम अब CFS की ऑडिट करना जानेंगे। हम CFS प्रिपेयर करेंगे नहीं, प्रिपेयर करने का काम मैनेजमेंट होता है। हम क्या करेंगे? उस CFS को ऑडिट करेंगे, ठीक है। पहले अब थोड़ा बेस समझो, फिर मैं ना क्वेश्चनर वे में इसको लेके चलूंगा चैप्टर को हमेशा। कंसोलिडेशन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सब मतलब देखो, हमें पता है कि कोई कंपनी कंसोलिडेशन कैसे करती है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कंसोलिडेशन कैसे होता है। तो एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है सर इस पे? ठीक है, तो सर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है पहले जानो। कंसोलिडेशन, और कोशिश करो सर मेरे साथ ही लिख लो आप, मैं नोट्स डाल दूंगा, बट कोशिश करो मेरे साथ ही ये लिखो, यही नोट्स आपको मिलेंगे, बट आप खुद से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप अभी मैं बेस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कंसोलिडेशन कैसे प्रिपेयर होता है? एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? AS 21। अब इंड AS 110 भी आ चुका है, ठीक है, बट अकाउंटिंग एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 और इंड AS 110, ठीक है। पहले हम बता रहे कंसोलिडेशन कैसे होता है, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज सेम फॉर्मेट as adapted by parent company for its separate financial statement, ठीक है। सिंपल बोल रहा है, देखो कंसोलिडेशन क्या होता है। मान लो कि ये कोई कंपनी है ABC, ठीक है, ABC कंपनी है, इसने क्या किया? मोर देन 50% शेयर्स होल्ड किए किसमें? किसी कंपनी में। तो ये कंपनी क्या बन गई? इसकी सब्सिडरी बन गई। सिंपल सी बात, यहाँ पे मान लो 60% होल्ड किया, मोर देन 50% है, ये मान लो XYZ है, ये मान लो PQR है, तो ये क्या बन गई? ये सब्सिडी बन गई। अब एक बताओ, कंसोलिडेशन प्रिपेयर कौन करेगा? ये करेगा? नहीं, ये करेगा। तो वही बोल रहा है कंसोलिडेशन है ना, सबसे प्रिपेयर कैसे करना है? एज पर 21 AS 21 और इंड AS 110 जो बोल लो आप, ऐसे प्रिपेयर करना होता है। बट कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेम फॉर्मेट एडेप्टेड बाय पेरेंट कंपनी। अब ये जो पेरेंट कंपनी अडेप्ट कर रही है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये भी तो अपना SFS बनाएगी, ये भी तो अपना SFS बनाती है, क्योंकि
अभी मैं समझाऊंगा। देखो ये जब अपना एसएफएस बनाती है ना, एसएफएस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये भी कंपनी क्या बनाती है अपना एसएफएस। देखो सीएफएस कब होता है, जब किसी का सब्सिडरी हो, ज्वाइंट वेंचर ऐसे टाइप को, तो उसको हम सेपरेट कंसोलिडेट करते हैं। तो पहले सब अपनी अपनी एसएफएस तो बनाएगी, बाद में पता चलता नहीं इसका 60% है तो हाँ इस पेरेंट वाले को अपना सीएफएस बनाना है, बट सब अपना एसएफएस तो बनाएगा। ये भी तो अपना एसएफएस बनाएगा अपने लिए, ये भी तो अपना एसएफएस बनाएगा, बट सीएफएस किसको बनाना है, इसको। तो सेम बोल रहा है कि जैसे एसएफएस बनाना बस सेम सीएफएस बनेगा, बट क्या होगा, बस मर्ज होता है कंसोलिडेशन में। तो सिंपल ये बता, जैसे एसएफएस बनाया हो ना आपने, बस क्या करना है, सेम फॉर्मेट में अडॉप्ट करना है जो पेरेंट कंपनी ने अपना एसएफएस बनाया। इसको कैसे क्लियर समझेंगे, अभी कुछ समझना नहीं है, बस कहाँ चैप्टर स्टार्ट होगा मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो देखो AS21 पहले समझो क्या क्या लगता है इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, इंड एस 110 और AS21 दोनों पढ़ेंगे CFS के लिए, क्योंकि AS जब था तो AS21 लगता था, अब इंड एस आने बाद इंड एस 110 लगने लगा, उस बेसिस से बनेगा CFS। कोई कंपनी इंड एस फॉलो कर रही है तो इंड एस 110 के हिसाब से CFS बनाएगी, और कोई कंपनी AS फॉलो कर रही है तो AS21 के हिसाब से CFS बनाएगी। तो ये मत समझना कि इंड एस 110 ही सिर्फ लगता है, नहीं, AS21 भी इसमें दिखाया गया है। इंड एस 110 और AS21 दोनों बेस पे CFS बन सकता है। ठीक है, तो AS21 और इंड एस दोनों बेस पे क्या हो सकता है, CFS प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी समझो, अभी आराम से बताओ। मैं क्वेश्चन उठाऊंगा कहां से, मैं चैप्टर बेस समझा रहा हूं क्या क्या पढ़ना है। इंड एस AS21 भी डिफरेंस है, इंड एस 110 भी डिफरेंस है, क्योंकि कोई कंपनी इंड एस 110 फॉलो करना स्टार्ट कर दी है तो वो CFS इस बेस से बनाएगी, कोई कंपनी नहीं फॉलो कर रही तो AS के हिसाब से CFS बनाएगी। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है, ऑडिटर कभी प्रिपरेशन काम नहीं करता है, ऑडिटर क्या करता है, एग्जामिन करता है। मैनेजमेंट क्या करेगा, CFS बनाएगा। मतलब एक कंपनी है, इसका सब्सिडरी इसमें है, तो मैनेजमेंट इसको क्या करेगा, मर्ज करके CFS बनाएगा। इसकी SFS मतलब सर समझो, देखो होल्डिंग कंपनी का भी SFS होगा, ऑब्वियस बात है, मान लो ये होल्डिंग है ABC, इसका SFS होगा। ठीक है, प्लस ये यहां से मेन स्टार्ट है सर, ये डायग्राम से मेन स्टार्ट है, बेंच वो पीछे याद रखना, बस समझाने ही था, यहां से मेन स्टार्ट है चैप्टर हमारा, कि दोनों डिफरेंस आएंगे CFS इस चैप्टर में। मैनेजमेंट का क्या प्रिपरेशन करेगा, मैनेजमेंट करेगा CFS प्रिपेयर करेगा। कैसे, तो होल्डिंग का SFS मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस सब्सिडरी का SFS, ठीक है, इज इक्वल टू CFS। मतलब दो सिंपल सी बात है, पेरेंट और सब्सिडरी के SFS को कंबाइन करके क्या बनता है सर, CFS। सिंपल बात है। एक याद है, हम जब बैलेंस शीट बनाते थे सर, तो पेबल में मान लो पेरेंट का 80 आ रहा है, सब्सिडरी का 20 आ रहा है, तो हम इसको दोनों को जोड़ के 100 करते थे। तो सिंपल से यही बता रहा है कि तुम्हारे SFS में, पेरेंट के SFS में, होल्डिंग मतलब होल्डिंग पेरेंट के SFS में और सब्सिडी के SFS में, दोनों को कंबाइन करके क्या बन जाएगा, CFS। तो ये प्रिपरेशन कौन करेगा, मैनेजमेंट कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी हो गया, मैनेजमेंट प्रिपरेशन कर रहा है कंपनी का बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में, वो प्रिपेयर करेगा। हम क्या करेंगे, ऑडिटर एग्जामिन करेंगे। क्या क्या एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि तुमने AS के हिसाब से बनाया कि इंड एस के हिसाब से बनाया, पहले ये चेक करेंगे। कंपनी में इंड एस लग रहा तो इंड एस 110 फॉलो किया कि नहीं किया। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा अभी, ES फॉलो किया कि नहीं किया। तो ये एक फ्रेमवर्क बना रहा है, ढांचा बना रहा हूं चैप्टर का मैं आपके लिए। ठीक है, तो ऐसे ये होता है। देखो इसका SFS पेरेंट का, इसका SFS इज इक्वल टू ये CFS। ठीक है, ये समझो पहले। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझते जाओ क्या क्या इस चैप्टर में है। ठीक है, और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लिया। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिंपल बात, कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ CFS। ठीक है, क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, एग्जामिनेशन लिख दो या ऑडिट लिख दो। ऑडिट करना है कि CFS जो बना है वो सही से बना ही बना। एग्जामिनेशन ऑडिट करो ना कि बिल्स पेपर सही से दिखाया कि नहीं दिखाया, मर्ज हुआ है, SFS FS सही से हुआ कि नहीं हुआ है, AS फॉलो हुआ है, इंड एस फॉलो हुआ है। तो एक तरह से ढांचा तैयार हो गया। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पता कर लिया हमने, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पता कर लिया। कौन कौन सा इसमें AS इंड एस लगेंगे, AS21 लगेगा, इंड एस 110 लगेगा। ठीक है, कैसे बनता है, SFS पेरेंट सब्सिडी का SFS FS मिलकर क्या होता है, CFS। किसी कंपनी में कंट्रोल कब आता है, मोर देन 50% पेड अप शेयर उस कंपनी का होल्ड करते हैं हम, कंट्रोल आता है। तो जब कंट्रोल आ गया तो वो कंपनी हमारी सब्सिडरी बन गई, तो पेरेंट कंपनी को है ना CFS बनाना पड़ेगा। ये सब ढांचा समझा रहा हूं, एक बेस बना रहा हूं। अब आता है इस चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट, सब इंपॉर्टेंट, इस एग्जामिनेशन में यहीं से हिट किया था। ठीक है, अब जो स्टार्ट करने वाले हम, ठीक है, एक चीज और समझ लो, क्या क्या CFS
किस किस चीज़ का CFS बनता है, मतलब कौन कौन सी चीज़ कंसोलिडेट होती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है, ये सब नोट्स में जाएंगे सर, नोट्स के पार्ट है ये सब, पूछ सकता है एग्जाम्स में क्या क्या कंसोलिडेट होता है, ठीक है। और ICI है, कभी भी कुछ, ये सब स्टडी मैट को मैं रिफाइन किया हूँ, ट्रस्ट में। आप देखना जब चैप्टर खत्म होगा ना, आप उठा के टॉपिक चेक कर लेना, मैं गारंटी देके बोलता हूँ, उठा के टॉपिक चेक कर लेना, मैं वो सारे पार्ट्स कवर कर दूंगा 11-10 पेजेस में, जो 30 पेजेस में स्टडी मैट में, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और नहीं जो कवर होगा ना सर वो इरिलेवेंट पार्ट है, ठीक है। कंसोलिडेटेड P&L, सिंपल, ये तो नॉर्मल है। कंसोलिडेट क्या होता है, और कैश फ्लो, सारा क्या होता है, कंसोलिडेट करना होता है। यही पूछ रहा है कि क्या क्या चीज कंसोलिडेट होती है, तो बैलेंस शीट कंसोलिडेट होती है, हाँ देखते हैं हम SFS की बैलेंस शीट जोड़ के CFS बनता है। P&L हम लोग कंसोलिडेट करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जोड़ के हम फाइनल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। कैश फ्लो कंसोलिडेट करते हैं, सो की, ठीक है। ये चार चीज क्या होती है, कंसोलिडेट होती है। तो पूछ सकता है क्या क्या कंसोलिडेट होता है, तो बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, सो की। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इसको यही करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, रिजर्व सरप्लस, ये सब बनता है यहाँ पे। अपने बैलेंस, अपने इंडेक्स 110 पढ़ा होगा तो मैं बनाया होगा ये सब, सोकी वाला, ठीक है। ये आगे आपका ढांचा यहाँ तक खत्म हो गया, बेस बोलते हैं इसको, बेस आपका ये यहाँ खत्म हो गया, ठीक है सर। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को क्वेश्चंस वाइज लेके चलते हैं, कि एक क्वेश्चन वे में ना इस चैप्टर को डील करेंगे, और एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन आया सर। चलो मैंने ना उसको क्वेश्चन में डील कर लिया, मतलब आपको याद रहेगा हाँ इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपको करने एक तरह से याद रखो, ऐसे होगा ये सारा गेम, ठीक है। अब आता है इन व्हाट केसेस द कंपनी shall not prepare its consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इंपॉर्टेंट FR के लिए भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि कब CFS वाली जो कब पेरेंट कंपनी को, या मान लो CFS प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। सपोज मान लो देखो ये ABC है, ठीक है। चलो ये नीचे लेके आता हूँ, इसको ज़्यादा इजी होगा समझो, समझने में थोड़ा फोकस करो। जब जहाँ बोलूँगा समझने, देखो पहला लेक्चर से समझने में ज़्यादा फोकस है, ठीक है। ये ABC है, इसकी सब्सिडी है, कितने मान लो 60% होल्ड है, यहाँ पे 55% होल्ड है। तो मोर देन 50% जहाँ होता है भाई मेरा कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। मोर देन 50%, क्योंकि 50% पे इक्वल कंट्रोल होता है, कंट्रोल नहीं होता है। 50% से ज़्यादा हुआ, 50 पॉइंट समथिंग हुआ, कंट्रोल हो जाता है। तो मान लो 60% का कंट्रोल है, तो कौन कंपनी है, मान लो हम नाम देते हैं PQR, ये मान लो XYZ। तो सिंपल सी बात है ना। अब बताओ कंसोलिडेशन किसको बनाना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ये पेरेंट को, ये पेरेंट अपना SFS बनाएगा, ये अपना SFS बनाएगा, और ये अपना SFS बनाएगा। बट कंसोलिडेशन CFS किसको बनाना है, इसको बनाना है, नहीं इसको बनाना नहीं, क्योंकि इसने किसी पे कंट्रोल ही नहीं किया अभी, इसने कंट्रोल किया ना इसको, इस पे। तो इसको क्या बनाना है, इसको बनाना है CFS। कैसे बनता है सर, SFS ऑफ पेरेंट प्लस SFS ऑफ सब्सिडरी इज इक्वल टू CFS। समझते हैं ना ये सब, ठीक है। 50% ज्यादा कंट्रोल हुआ, CFS बनाना है, CFS बनाना है, किसको बनाना है, पेरेंट को, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो इसने क्या किया, CDE कोई कंपनी है, इसने इसमें 55% होल्ड किया, और इसने भी क्या किया, FGH करके कोई कंपनी है, समझते जाओ, इसने इसमें 52% होल्ड किया। अब एक बात बताओ ये तो ठीक है, इसके लिए ये सब्सिडी हो गई, बट ये सब्सिडी इसके लिए पेरेंट हो गई, समझते जाओ। मैं समझा रहा हूं, देखो इस पे ज्यादा फोकस करना, सिंपल सी बात है ना। जिसपे 50% से ऊपर कंट्रोल हुआ वो कंपनी हमारे लिए क्या हो जाएगी, सब्सिडी हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। तो ठीक है, ABC के लिए PQR तो सब्सिडरी है, परफेक्ट है। हाँ इसका 61 हाँ कंट्रोल है, बट PQR अब क्या बन गई, PQR अब होल्डिंग बन गई ना सर, किसके लिए, ये CDE के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें 50% ज्यादा कंट्रोल हो गया। तो CD क्या बन गई, सब्सिडी, किसके लिए, PQR के लिए, समझे। और PQR होल्डिंग बन गई CDE के लिए, क्योंकि 50% ऊपर कंट्रोल हो गया। और अल्टीमेट पेरेंट कौन होगा, इसको बोलते हैं सर अल्टीमेट पेरेंट, मतलब मेन दादाजी समझ लो। ये हो गए दादाजी, सबसे ऊपर है, ये हो गए पापा जी, और ये हो गया बेटा,
ठीक है, इसके लिए तो ये बहुत बड़ा हो गया, बट इसके लिए सबके लिए सबसे बड़ा कौन हो गया, ये दादाजी, इसको कहता है अल्टीमेट पेरेंट कंपनी। मतलब सारा कंट्रोल तो इसी के पास है, अगर इसके पास इस पे कंट्रोल है तो इसके पास इधर भी कंट्रोल, हमने सीएफएस में पढ़ा भी है, बट इसके लिए ये तो पेरेंट हो गई। तो देखो क्या क्वेश्चन बोला, इन व्हाट केसेस द कंपनी शैल नॉट प्रिपेयर इट्स सीएफएस, कब कंपनी सीएफएस प्रिपेयर नहीं करेगी। तो सर इस केसेस की ये बात करता है, मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, पहले ये केसेस समझ जाओ क्या है, ठीक है। अब ये पता है किसके लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है इनके लिए। देखा जाए भाई, एक रफ लैंग्वेज की रीडिंग देखा जाए तो जिसका 50% से ऊपर कंट्रोल है वो होल्डिंग हो गई, और हर होल्डिंग को क्या करना है, सीएफएस प्रिपेयर करना है। तो देखा जाए तो XYZ को भी तो सीएफएस प्रिपेयर करना है, इसका एसएफएस और इसका एसएफएस, या मान लो इसका एसएफएस और इसका एसएफएस इक्वल टू सीएफएस, तो ये भी सीएफएस प्रिपेयर करेगा, फिर ये भी सीएफएस प्रिपेयर करेगा, फिर सब तो सीएफएस ही प्रिपेयर करते रह जाएंगे। तो वही बोला है कि किस किस केस में कंपनी को सीएफएस प्रिपेयर नहीं करना है, तो ये इन लोगों के बारे में बताया गया है, क्योंकि इनका भी तो कंट्रोल है यहाँ पे, ठीक है, समझते जाओ। अब ये आपने समझ गया ना किसके बारे में बता रहा है, ये बोला इनके बारे में, ठीक है। अब मैं इसको अब बताता हूँ, रीडिंग लगाता हूँ। पहला पॉइंट, 3 केसेस दिए गए और तीनों का एंड है, मतलब तीनों को साथ में पढ़ना। देखो, व्हेन इट इज wholly owned और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी। सुनो, देखो इसको मैं तो ना मिटाता हूं, क्या बोल रहा है, देखो, व्हेन इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी और पार्टली ओन्ड सब्सिडरी प्लस एंड, पहले मैं लिखवा देता हूं पूरा, एंड ये नोट्स का पार्ट, ठीक है, एंड ऑल मेंबर्स, मैं बता रहा हूं, पहले लिखवा तो फिर मैं बताता हूं, एनसीआई having intimate मतलब सर इसका मतलब, एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, मैं 2 मिनट, सॉरी थोड़ा कॉल आ गया था, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने क्या बोला पीछे, ये देखो मैंने बोला कि इन व्हाट केसेस द कंपनी शैल नॉट प्रिपेयर इट्स सीएफएस, परफेक्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट कब नहीं प्रिपेयर करना है। मैंने इस कंपनीज के बारे में बात की, क्योंकि जब इसका भी कंट्रोल किसी कंपनी में होता है ना, तो समझे, हमने पढ़ा है कि 50% से ऊपर कंट्रोल होता है तो ये कंपनी पेरेंट बन जाती है और नीचे वाली सब्सिडी बन जाती है, और हर पेरेंट को सीएफएस प्रिपेयर करना है। तो सर देखा जाए तो इसको भी सीएफएस बनाना है, इसको भी बनाना है, फिर तो इसको भी बनाना है सीएफएस, ये भी तो पेरेंट है, तो सबको सीएफएस बनाना है नहीं। तो ये बोला कि देखो कुछ केसेस है जहां पे सीएफएस प्रिपेयर नहीं करना है, ये उन केसेस के बारे में बात की, हाईली इंपॉर्टेंट सर, एग्जामिनेशन में आ गया 5 नंबर, इसी केसेस में आगे देखेंगे, इसी केस में कुछ 5 नंबर का पूछ दिया था, ठीक है, तो इसको हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस ये फर्स्ट है, व्हेन इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी। सबसे पहले समझो ये वाला, पहले एक एक कर समझो, व्हेन इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब सर देखो, ये कंपनी ए है, इसकी 2 कंपनी है बी एंड सी, इसके भी क्या है, मान लो इसमें 60%, इसका क्या है 70% और इसका क्या है 70%। तो हाँ ये मान लो ई एंड एफ, तो ई एंड एफ बी के लिए क्या हो गई, सब सी हो गई, बी क्या हो गई, पेरेंट हो गई ई एंड एफ के लिए, सी क्या हो गई, पेरेंट हो गई एफ के लिए, ठीक है, ए क्या हो गई, अल्टीमेट पेरेंट हो गई। तो इसको भी सीएफएस बनाना है क्योंकि इसने कंट्रोल इसमें है, और इसको भी सीएफएस बनाना है क्योंकि इसका कंट्रोल इसमें है। तो बोला किस केसेस में सीएफएस नहीं बनाना है, तो इसके बारे में बात की गई। देखो क्या बोला, व्हेन इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी, मतलब क्या ये होली ओन्ड सब्सिडरी है, नहीं। होली ओन्ड सब्सिडरी कब होता है, जब 100% कंट्रोल होता है किसी कंपनी का। तो यहाँ पे 60% है ना, यहाँ पे 60% है, तो ये तो होली ओन्ड सब्सिडी नहीं हुई ए के लिए, सुनते जाओ, ठीक है। तो सर होली ओन्ड कब होता है सर, एग्जाम्पल सर चेंज करो थोड़ा, देखो अब मैं बताता हूँ इसी एग्जाम्पल में, अब समझो, आराम समझ आ जाएगा।
ये बी है, ये सी होल्ड इसकी सब्सिडरी है, इसमें बी का ए का 100% है, सी का 100% है। अब बी और सी जो हुई ना सर, बी और सी जो हुई ना, ये क्या हुई, ये हुई होली ओन सब्सिडरी, होली ओन। किसके लिए होली ओन, ए के लिए, ठीक है। तो पहला बोला या तो अगर कोई होली ओन सब्सिडरी है, देखो इनको सीएफएस नहीं बनाना है, फिर इसको सीएफएस नहीं बनाना है, और अभी प्लस 3-4 कंडीशन है, ए बी सी में 3-4 कंडीशन साथ में है, ठीक है, इसके साथ प्लस है, अभी और आगे प्लस देखेंगे क्या क्या है, प्लस बी में आएगा, प्लस सी में आएगा, 3 चीजें हैं। तो ये देखो पहला क्या बोला, या तो कोई होली ओन सब्सिडरी, मतलब होली ओन कब, जब 100% कंट्रोल ए के पास है तब सीएफएस नहीं बनाना है। और मान लो होली ओन नहीं भी है, जैसे पहले एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया यहां से, मान लो 60% वाला, ठीक है। अब क्या बोला, या तो होली ओन सब्सिडरी है या तो होली ओन नहीं है, क्या 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 है सर, ये है पार्टली ओन, मतलब 60%, हाँ पार्टली ओन, होली ओन 100%, पार्टली ओन मोर देन 50% जो भी हो, तो अब क्या होगा, ये पार्टली ओन। तो क्या पार्टली ओन होके भी सब सीएफएस नहीं बनाना पड़ेगा, हाँ नहीं बनाना पड़ेगा, बट कब, देखो वेन, देखो या तो होली ओन्ड हो गई, ठीक है, और या तो पार्टली ओन्ड है प्लस ऑल मेंबर्स दैट इज एनसीआई, सबने पढ़ा है सर। देखो 60% कंट्रोल तो ए का हो गया, बट लेफ्ट जो 40% बचे ना, वो होता है बी कंपनी के एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मेंबर, जो पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे उनको। तो 40% वो छोटे लोग हैं, मान लो या तो 80% यहाँ पे हो गया, तो 20% छोटे लोग हैं जो एनसीआई हुए बी कंपनी के। तो सिंपल सी बात बोला है, या तो आप होली ओन सब्सिडरी हो, मतलब कोई एनसीआई होगा नहीं, अगर 100% हो गया तो एनसीआई तो 0 हो जाएगा, तब तो सीएफएस नहीं बनाना है। बट होली ओन नहीं हो, पार्टली ओन्ड भी हो, मान लो 60 है या मान लो 55 है, सपोज 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो कुछ भी हो, मतलब ऐसा पार्टली ओन्ड हो जहां पे कंट्रोल हो रहा है, बट कुछ एनसीआई है, और तुमने इन एनसीआई को क्या किया, एंड ऑल मेंबर्स हैविंग इंटीमेट बाय कंपनी, इन एनसीआई को बी ने क्या किया, इंटीमेट किया कि देखो मेंबर हम अपना सीएफएस नहीं बना रहे। हम कौन, बी का कंट्रोल भले ई में 70% है, भाई बी ने बता दिया मेंबर को, देखो मेंबर हम अपना सीएफएस नहीं बना रहे। अब बस बोलने से होता है क्या, नहीं, कंपनी ने इंटीमेट किया कि हम अपना सीएफएस नहीं बना रहे हैं, एंड मेंबर क्या उसको ऑब्जेक्ट ना करे। अगर मेंबर बोलते क्यों नहीं बनाओगे, बनाओ तुम सीएफएस, तब तो बनाना पड़ेगा। बट ये 40% 45% जो भी एनसीआई है ना, ये बोले हाँ ठीक है, हाँ ठीक है भाई मत बनाओ, क्योंकि मेन तो ए बना ही देगा सीएफएस आपके लिए, ठीक है। तो याद रखना, व्हेन इट इज होली ओन्ड है, तो होली ओन्ड है, फिर से मैं क्लियर करता हूं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, 1-2 पेज चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, क्या तो याद करने का पॉइंट है, ये समझने वाला है। व्हेन इट इज होली ओन्ड मतलब सर 100% कंट्रोल है, तो सिंपल सी बात है, एनसीआई क्या होगा, 0, मतलब कोई एक्स्ट्रा मेंबर होंगे नहीं, तो या तो होली ओन कंट्रोल है, तो किसी को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, तो वो चाहे तो सीएफएस नहीं बना सकता। बट और भी कंडीशन आगे देखेंगे, कंडीशन है आगे देखें कंडीशंस को। बट होली ओन नहीं है, पार्टली ओन्ड है। पार्टली ओन्ड कब सर, मान लो 60% यहाँ पे किसी कंपनी में है, यहाँ 55% है, तो एनसीआई कितना हो जाएगा, 40% मेंबर्स, यहाँ कितना हो जाएगा 45% मेंबर। तो हमने इन एनसीआई को, हमने कौन, ये पीक्यूआर जो मान लो ये पीक्यूआर कंपनी है, इसने अपने एनसीआई को बोल दिया कि एनसीआई कंपनी के अंदर बोल दिया, मेंबर्स को इंटीमेट किया, एनसीआई कौन मेंबर्स, एनसीआई वाले, एनसीआई हम अपना सीएफएस नहीं बना रहे हैं, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है, एनसीआई बोलेंगे नहीं है ऑब्जेक्शन, तो ठीक है हम अपना सीएफएस नहीं बना सकते हैं। तो पहला कंडीशन याद रखना ए है, ये ऑल गुड, ठीक है, ये मिलेंगे नोट्स में आपको। प्लस अब इसके साथ क्या है, सिर्फ ये होने से आपको सीएफएस नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं, और सुनो क्या है, प्लस द कंपनी is not listed company and nor in process of listing। मतलब देखो मैं अब साथ में जो सब प्लस चल रहा है, वो पॉइंट ए से लेके ये बी पॉइंट है, ए बी सब प्लस में चल रहा है। अब मान लो ये फिर से एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल को, ए बी सी एक्स वाई जेड सब क्लियर हो जाएगा सर आराम से, पी क्यू आर, ठीक है। इसमें 60%, इसका मान लो 55%, ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। सिंपल बात, पहला कंडीशन क्या बोला कि ये जो एनसीआई वाले हैं ना 40%, इसको एक्स वाई जेड कंपनी ने बोल दिया कि हम अपना सीएफएस नहीं बना रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, इन्होंने बोला कि नहीं ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये क्या, ये पार्टली ओन्ड है, होली ओन्ड नहीं, 60% ही कंट्रोल है। तो इन्होंने अपना बता दिया, इन्होंने क्या बोल दिया, मेंबर ने इंटीमेट किया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मत बनाओ सीएफएस, अपना अल्टीमेट पैरेंट बना देगी, ये अल्टीमेट पैरेंट बना देगी अपना, मत बनाओ तुम्हारा सीएफएस, जरूरी नहीं है बनाना यहाँ सीएफएस, ठीक है।
पहला कंडीशन वो था बी कंडीशन क्या बोल रहा है, प्लस अब ये जो एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड ये लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। ऐसे कोई रिलायंस जो लिस्टेड है ना, या टाटा का लिस्टेड ना, ये लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। लिस्टेड कंपनी है तब तो गेम ओवर, ठीक है। और या तो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, या तो लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन नहीं डालनी चाहिए। देखो एक होता है लिस्टेड जो ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल चुका है, सब कुछ सेबी गाइडलाइन सब कुछ फॉलो हो चुका है, ऑलरेडी बीएसआई कहीं पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो चुका है, सारे ट्रेडिंग चल रहे हैं। एक होता है आप लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन डाल चुके हो, तो याद रखना जरूरी नहीं है कि वो लिस्टेड हो तभी नहीं, दोनों केस में क्या बोल रहा है, ये दोनों नहीं होनी चाहिए। या तो लिस्टेड हो तब तो भाई तुम्हें सीएफएस बनाना पड़ेगा, तो क्या बोल रहा है, नॉट लिस्टेड, वो लिस्टेड नहीं होने चाहिए। और एंड वो ना तो लिस्टिंग में ही जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन भी नहीं डालना होना चाहिए। मतलब ये एक्स वाई जेड ने अगर बोला ना कि हमने लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन डाल रखा है कि हम सीएफएस नहीं बना सकते, नहीं भाई अब तुम्हें सीएफएस बनाना पड़ेगा। तुम लिस्टेड हो या तुमने लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन डाला है, भले तुम अपने मेंबर्स को इंटीमेट कर दिया, बट तुम ये सेकंड कंडीशन में फंस गए ना, क्योंकि तीनों कंडीशन में एंड है, तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए साथ में। अब ये कंडीशन और देखेंगे, ठीक है। पी क्यू आर मान लो ये लिस्टेड थी, तो भाई भले वो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बी नहीं हुआ ना, क्योंकि बी तो ये लिस्टेड कंपनी होता है, लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। तो मान लो कुछ भी हो, लिस्टेड नहीं होनी चाहिए और लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन भी नहीं डाली होनी चाहिए कंपनी ने, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो सी पॉइंट, सी पॉइंट क्या है, देखो इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी प्रिपेयर सीएफएस एंड फाइल विथ आरओसी, ठीक है। मेन जो उसकी होल्डिंग है ना, कौन सर, ये जो मेन होल्डिंग है ना, मेन अल्टीमेट होल्डिंग बोलते हैं, इसने क्या किया होना चाहिए, इसने अपना सीएफएस बना के आरओसी पर फाइल कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये बोले कि हम सीएफएस नहीं बनाएंगे, ये बोले हम सीएफएस नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लिस्टेड नहीं है, हमने मेंबर को इंटीमेट भी कर दिया, बट पता चला इसने अपना सीएफएस बनाया ही नहीं था, अपना आरओसी को फाइल नहीं किया। तो भाई ये भरोसे किसके था, ये तो इसके भरोसे था ना, इसने अपना भरोसा तोड़ दिया ना, तो भाई तुम्हें अपना भरोसा निभाना पड़ेगा, तुम अपना सीएफएस बनाओ। फिर तुम्हारे अल्टीमेट पेरेंट ने सीएफएस बनाया ही नहीं है, फिर तो वो जिद्दी है, नहीं बना रहा है। तो याद होना चाहिए ये तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी एक केस पे घुमा के दे सकता है, वो सब कुछ सही कर देगा, बोलेगा कंपनी लिस्टेड थी, लिस्टेड कंपनी को सीएफएस बनाना पड़ेगा, या बोल देगा कि सब कुछ ठीक था, ए बी सिख था, सी में पता चला कि अल्टीमेट पेरेंट ने सीएफएस बनाया ही नहीं, और बनाया तो सबमिट ही नहीं किया उसी को, फिर तुम्हें बनाना पड़ेगा एक्स वाई जेड। या बोल देगा कि होली ओन सब्सिडरी है, या मान लो पार्टली ओन सब्सिडरी और एनसीआई को इंटीमेट ही नहीं किया, एनसीआई मतलब वो छोटे मेंबर्स को इंटीमेट नहीं किया, तो सीएफएस बनाना पड़ेगा। या इंटीमेट कर दिया, उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया, फिर भी सीएफएस बनाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना जब ये सारा सेटिस्फाई हो जाए ना, तो इनको सीएफएस नहीं बनाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया कि सबको सीएफएस बनाने में बहुत झंझट लगेगा, तो रिलैक्सेशन देखा जाए तो इनको ही मिलता है। एक तरह से देखा जाए तो ये जो फर्स्ट सब्सिडी लाइन होती है ना, जो सेकंड सब्सिडी से पहले होती है, इनको रिलेक्शन दिया जाता है सीएफएस नहीं बनाना, क्योंकि इनका भी तो कंट्रोल होता है 50% ऊपर, और लॉ बोलता है 50% ऊपर हो गया तो सीएफएस बनाना पड़ेगा। बट इन तीनों केसेस को साथ मिला के अगर सेटिस्फाई हो रहा है तब सीएफएस नहीं बनाना। सर फिर से रिवाइज करो, तीन केसेस कौन कौन से थे। सबसे पहला क्या था, व्हेन इट इज होली ऑन सब्सिडी, मतलब 100% है तो कोई एनसीआई होना नहीं है। बट अगर कोई पार्टली ऑन सब्सिडरी है तो उस कंपनी एक्स वाई जेड ने अपने एनसीआई मेंबर्स को बोला होगा कि सर देखो हम अपना सीएफएस नहीं बना रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है, मेंबर बोले नहीं ऑब्जेक्शन है, तो ऑल डन, मत बनाओ सीएफएस। प्लस बट अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, प्लस ये एक्स वाई जेड लिस्टेड नहीं होनी चाहिए और लिस्टिंग में भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि लिस्टिंग एप्लीकेशन डाल दिया और आने वाले टाइम में लिस्टिंग होने वाली नहीं। प्लस मेन पेरेंट कंपनी ने अपना सीएफएस प्रिपेयर करके आरओसी सबमिट किया होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये आया आपका पहला पार्ट क्लियर हुआ अपना। सर क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, इस चैप्टर में कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। देखो जो चैप्टर में बताऊंगा कंसेप्ट रटिफिकेशन, वहां रटिफिकेशन कंसेप्ट सब बताऊंगा। स्टार्टिंग के इस 2 लेक्चर में आपको कंसेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ये अभी जो लेक्चर चल रहा है ना, फर्स्ट वाला हाईली कंसेप्चुअल है, ठीक है। अब सर दूसरा चीज, ये आपका एक पार्ट खत्म हो गया, कब सीएफएस नहीं बनाना पड़ेगा। अब सेकंड केस, ठीक है। अब सेकंड केस एक जगह और बोला कि सीएफएस नहीं बनाना है, ऊपर वाला तो ठीक है, बट एक जगह और बोला सीएफएस नहीं बनाना है। कब, सही इस बार के दिसंबर अटेम्प्ट में यहां से क्वेश्चन था, ठीक है। देखो कब, व्हेन एन इन्वेस्टमेंट, बताऊंगा, ठीक है। ये दिसंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। इन्वेस्टमेंट एंटिटी लाइक रिलायंस,
बताओ सर क्या, देखो एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो ये रिलायंस कंपनी है और ये क्या, ये है इन्वेस्टमेंट एंटिटी। मतलब इसका काम क्या है सर, इसका काम है कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना। बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट, मान लो ये कंपनी है टाटा, ये मान लो कोई, मान लो JYX करके, ये मान लो ABC करके, ये मान लो XYZ करके, ये मान लो ABC करके, ये मान लो PQR करके, और इसमें मान लो इसका 55% है, इसका 60% है, इसका 51% है, 52% है, 53% है, 75% है। सर 50% ऊपर है सब में, सेफेस्ट तो बनाना पड़ेगा। बट ये क्या है सर, ये है इन्वेस्टमेंट कंपनी। देखो व्हेन एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी या कंपनी दैट इज रिलायंस टाइप, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था। अब जब एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिसंबर 21 का, इसमें आगे लिखा हुआ था कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, इज नॉट प्रिपेयर्ड CFS बिकॉज इट्स मेजर इज शेयर्स एज FVTPL। जो ये इसने शेयर होल्डिंग किया ना, इसने इसको मेजर कैसे किया इस कंपनी ने, FVTPL। सर ये क्या होता है, अकाउंट्स में पढ़ोगे आप सर ये हो क्या होता है, देखो ये होता है FVTOCI FVTPL से। FVTPL क्या होता है ना, जस्ट लाइक इंट्राडे टाइप समझ लो कि P&L में जो भी गेन प्रॉफिट हुआ ना, एक दिन का उछाल जो भी होता है, आज 20-25 हो गया शेयर्स का, तो ये बस अर्निंग कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। पीछे हमने जो पढ़ा ना CFS इन्वेस्ट, वो कंट्रोल हो गया, बोर्ड में डिसीजन लेने के लिए। इनका बस मेन इंटेंशन क्या है, अर्निंग करना। क्या सर, अर्निंग करना। मान लो 55% का इंटरेस्ट इसमें किया, मान लो 1 लाख का, और 10 दिन बाद क्या हो गया, इसमें 1,10,000 हो गया। तो ये 10,000 क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो गया। तो ये FVTPL पे अपना प्रॉफिट एंड गेन शो करती है या अकाउंटिंग करती है। तो ये कीवर्ड याद रखना। जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, CFS नहीं प्रिपेयर करेगी। जो क्या करती है, मेजर करती है अपने शेयर्स को या इन्वेस्टमेंट को मेजर करती है, शेयर्स या इन्वेस्टमेंट लिख देना, एट FVTPL। FVTPL मतलब क्या सर, जो भी इंट्राडे समझ लो कि मान लो 10 दिन बाद जो प्रॉफिट हुआ उसको P&L में ट्रांसफर करती है, डिफरेंस वाले प्रॉफिट को या लॉस को FVTPL में मेजर करती है। इसका मेन इंटेंशन नहीं होता है कि लंबे टाइम तक उसको लेके आगे चलना। सिंपल बात है, इसका मेन इंटेंशन क्या है, अर्निंग कमाना, इनकम कमाना। तो यहाँ पे देखा जाए ना, अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, भले ही इसका 50% से ऊपर क्यों ना हो, तो बाई थंब रूल क्या बोलता है, 50% से ऊपर है तो ये सब्सिडरी हो गई, इसको ये पेरेंट हो गई, इसको CFS बनाना है। बट ये क्या सर, ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, इसका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना। तो किसी कंपनी में 50% से ऊपर इन्वेस्टमेंट हो भी गया ना, तो जरूरी नहीं है CFS प्रिपेयर करने बैठ जाएगी सबका, क्योंकि इसका काम क्या है सर, इसका काम ही है इंटरेस्ट अर्निंग कमाना। तो ये पहला कंडीशन कि वो अपने इन्वेस्टमेंट या शेयर्स को कैसे मेजर कर रही है, FVTPL में सिंपल समझो इंट्राडे ट्रांजेक्शन टाइप का, जो भी प्रॉफिट एंड गेन हुआ उसको P&L में सर्व करती है, वो शो करती है इंट्राडे। ठीक है, तो कीवर्ड क्या सर, अगर कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, फर्स्ट क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, नहीं करेगी CFS प्रिपेयर बिकॉज उसने अपना मेजर्स किया, मेजर किया कैसे, FVTPL पे, प्लस, ठीक है, प्लस फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। इसके साथ क्या होना चाहिए सर, और भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब सर क्या क्या, देखो सर ये क्वेश्चन आया था 5 में, सोच लो ये क्वेश्चन सेम आया था, ऑब्टेन फंड फ्रॉम वन और मोर for the purpose of providing investment सर्विस या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, अभी बताते जा रहा हूँ और एक बार लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा। कमिट्स टू इन्वेस्टर दैट इट्स बिजनेस ROI, रिटर्न ऑन इनकम। ठीक है, और क्या देखा, मेजर्स एट FVTPL, हमने देखा ना FVTPL मेजर करेंगे। देखो सर ये तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, वो तो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, रिलायंस टाइप की इन्वेस्टमेंट लिमिटेड या इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ठीक है, उसने अपना मेजर कैसे किया है, FVTPL पे, इंट्राडे, मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ मेजर किया 55%, मान लो 1 लाख पे, कल हो गया 1,10,000, तो ये 10,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में सर्व कर दिया उसने, मतलब शो कर दिया। और क्या बोला, obtain funds from one or more investor for the purpose of providing investment management service।
ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सर बताओ, इसका एग्जांपल बताओ, एक बता रहा हूँ, देखो रिलायंस है, इसके बहुत, ये मान लो ये क्या है, ये मान लो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, बहुत सारे इन्वेस्टर, इसने क्या किया, रिलायंस ने क्या किया, इनसे क्या लिया, पैसा लिया, क्या लिया सर, पैसा लिया। ऑब्टेन फंड, फंड मतलब कोई पैसा लिया फ्रॉम वन और मोर, जोड़ी नहीं, एक ही से, एक से ज्यादा से भी, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस। अब इसने क्या किया, कंपनीज में मान लो टाटा में 55% इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लो किसी में 40% किया, मान लो किसी में 60% किया, तो ये पैसा कहते नहीं, फंड्स को खींचा इसने और इस फंड को क्या लगा दिया, दूसरे कंपनीज लगा दिया, जस्ट लाइक इंट्राडे खेलने के लिए लगा दिया, इन्वेस्टमेंट सर्विस दिया इसने, बस किसको दिया, इनको दिया। तो देखो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी कब होती है, जब उसने फंड ऑब्टेन किया इससे, किससे, फंड ऑब्टेन फ्रॉम द वन और मोर इन्वेस्टर से, क्या देना, फॉर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस। कंपनी का काम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस देना, जैसे म्यूचुअल फंड वाले करते हैं ना हमें, बस वही कंपनी वही काम करेगी, ठीक है। कंपनी कोई मोटिव नहीं कि उसमें किसी कंपनी में जाके शेयर होल्डिंग लेके डिसीजंस में जाके पॉलिसी मेकिंग करना, डिसीजन मेकिंग नहीं, उस कंपनी का मेन मोटिव क्या है, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है और मेन मोटिव क्या है, उसको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस देना, किसको, इन्वेस्टर्स को, प्लस कमिट्स टू इन्वेस्टर दैट इट्स बिजनेस पर्पज इज फॉर प्रोवाइडिंग रिटर्न ऑफ इनकम। देखो क्या है, अब भी मान लो यहाँ पे इसने पैसा लगा दिया, मान लो 20 लाख लगा दिया इसने, यहाँ लगा दिया 50 लाख, यहाँ लगा दिया 60 लाख। अब ये इन्वेस्टर ने पैसा जो लगाया, जो म्यूचुअल फंड ने पैसा, कोई मतलब कोई पैसा लगाया इन्वेस्टर, सर इसको क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी यहाँ से प्रॉफिट कमा के इनको ट्रांसफर करेगी। तो कंपनी का मेन मोटिव क्या हुआ, प्रॉफिट कमाना, रिटर्न कमाना। तो सुन, तो यही सब है। ऐसी कंपनी कुछ भी केस में दिखा ना, वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये कंपनी पूलिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर कर रही है, कहीं और लगा रही है, और उस कंपनी का मेन मोटिव क्या है, रिटर्न कमाना। कंपनी का कोई मेन मोटिव नहीं है पॉलिसी का डिसीजन मेकिंग करना, कंपनी 50% ऊपर ले लिए तो कंपनी में कंट्रोल करना, नहीं, कंट्रोल करना मेन मोटिव नहीं है कंपनी का मेन मोटिव क्या है, इन्वेस्टमेंट सर्विस देना और क्या करना, रिटर्न कमाना। तो ऐसी कुछ भी केस में दिखे ना आपको, ऐसा दिखेगा ना कुछ भी कि रिटर्न कमाना है, इन्वेस्टमेंट सर्विस दे रहा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और कंपनी अपने मेजर क्या कर रही है, एफबीटीपी। ये कीवर्ड्स सर, ये कीवर्ड्स है, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं सर कीवर्ड्स को। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रही है, या कंपनी क्या कर रही है, पर्पस क्या कंपनी का, रिटर्न ऑफ इनकम कमाना, और कैसे मेजर कर रही है, एफबीटीपीएल। ये कौन कर रही है सर, ये सारी ये कर रही है इन्वेस्टमेंट कंपनी। भले अब क्या ना, इन्वेस्टमेंट कंपनी, अब क्या ना, भले ये इन्वेस्टमेंट कंपनी 50% से ऊपर शेयर होल्ड कर रही है किसी कंपनी में, तो इसको सीएफएस नहीं प्रिपेयर करना है, सिंपल। तो ये समझना, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 5 नंबर का आया, एक बार क्वेश्चन देख के आना, ठीक है, ऐसा है। और इसके पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो हाईली इंपॉर्टेंट है ये दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट है सर। ये कीवर्ड्स याद रखना, क्या सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रही है, किसको दे रही है, अपने इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर कौन थे, ये लोग, इनको क्या करिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन्होंने पैसा लगाया, अब इसको मैनेज कर रहा है, ये पैसा को क्या करता है, मैनेजमेंट करना, मैनेज करना। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस दे रहा है रिलायंस, इनके पैसा को यहाँ लगा रहा है और इससे क्या रिटर्न कमा के इनको वापस दे रहा है। तो इनका मेन मोटिव क्या है, रिटर्न कमा के देना, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस देना, और मेजर कैसे करना है, एफबीटीपीएल पे। आगे एफबीटी ओसीआई होता है, ऐसे होता है, बट ये मत समझो, सिंपल समझो, एफबीटीपीएल वो इंटरडे वाला, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने वाला। तो ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए खेल रही है कंपनी, कोई कंपनी का मोटिव नहीं है पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, किसी कंपनी पे कंट्रोल करना होता तो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती नहीं, फिर तो सीएफएस प्रिपेयर करना पड़ता। बट ये इन्वेस्टमेंट कंपनी, इसका मेन मोटिव है रिटर्न कमाना। ऑब्वियसली बात है, अब ज़्यादा मोटिव रिटर्न कमाना तो 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग हो गया तो प्रिपेयर नहीं करना सीएफएस यहाँ पे, ठीक है। अब सर नेक्स्ट, सर 2 बार पूछा गया इससे, ठीक है। अब मैं इस पर बताऊँगा एक चीज़, अब यहाँ पे थोड़ा होता है कॉन्ट्राडिक्ट। आपको क्या ध्यान रखना है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या है, AS21 वर्सेस इंडेस 110, इसको मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, AS21 वर्सेस इंडेस 110। सर कॉन्ट्राडिक्ट क्या हुआ, पहले मैं पढ़ाऊंगा एक चीज़, ठीक है। आपको जब भी याद रखना है, ये जो क्वेश्चन आने वाला है ना, अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपको ये वर्डिंग में ज़्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। अभी जो पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट पढ़ाने वाला हूँ, AS21 पूछ रहा है या इंडेस 110 पूछ रहा है। बच्चे हड़बड़ा के कुछ भी लिख के आ जाते हैं यहाँ पे, ध्यान नहीं देते ये वो क्वेश्चन किस चीज़ के पूछ रहा है। तो याद रखना, इस पे फोकस जाना है। अब क्या सर, किस चीज़ में बता रहे हो, देखो सर, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पररी कंट्रोल अंडर
AS21, जब AS था ना सर, अब तो इंडेस पढ़ते हैं हम लोग, जब सर AS21 था ना सर, वहाँ पे कंसेप्ट था टेम्पररी कंट्रोल। मतलब सर ये कंपनी है ABC, इसने क्या किया, 55% होल्ड किया PQR में, ठीक है, मान लो 1 अप्रैल को होल्ड किया, और इसका इंटेंशन है ABC का कि 1 सितंबर को सेल कर देना, 55% जो शेयर था ना सेल कर देना। तो यहां पे तो इसने 55% होल्ड कर दिया, बट इसका इंटेंशन क्या था सर, 1 सितंबर को, मतलब 6-7 महीने के अंदर इसको सेल कर देना। तो यहां पे कंसेप्ट आता था टेम्पररी कंट्रोल। कंट्रोल है यहां पे, बट टेम्पररी कंट्रोल है। अब जब यहां पे टेम्पररी कंट्रोल कॉन्सेप्ट था ना AS21 में, तो ये 55% भी होता था ना, तो इसको क्या ना सर, इसको CFS नहीं बनाना होता था, बहुत अलग था सर। इसलिए याद रखना, टेम्पररी कंट्रोल का कंसेप्ट आता है AS21 में। क्वेश्चन में आपको पूरा अच्छा खासा लिख के देगा, ABC कंपनी है, उसने 55% शेयर PQR में होल्ड किया, बस उसका होल्डिंग का पर्पस क्या था, टेम्पररी कंट्रोल के लिए। वो 1 सितंबर या 1 अक्टूबर को शेयर्स बेच देगा, बट एट द टाइम वो 1 अप्रैल 55% था। तो बताइए एज पर AS21 क्या CFS बनाना है? तो एज पर AS21 टेम्पररी कंट्रोल होता है, तो CFS नहीं बनाना है। बट एग्जामिनेशन में क्या कर दिया सर, नेक्स्ट पर क्या कर दिया, पूछ दिया इंड AS 110 बताइए क्या CFS बनाना है? तो सर देखो, टेम्पररी कंट्रोल का कंसेप्ट सिर्फ AS21 में है, बट इंड AS 110 क्या बोलता है, सारा कहानी उल्टा बोलता है। इंड AS 110 बोलता है, देखो भाई सिंपल सी बात, 1 अप्रैल को, क्या सर 1 अप्रैल को तुमने किसी कंपनी में 55% होल्ड किया ना, मोर देन 50 किया ना, सिंपल सी बात है, CFS बनाना है तुम्हें। कोई टेम्पररी कंट्रोल नहीं होगा, तुम भले आगे बेचो ना बेचो, हमें मतलब नहीं है, तुम्हें CFS बनाना है। एक दिन भी बनाया ना, होल्ड किया ना 50% से ऊपर, तुम्हें CFS बनाना है। एक्सेप्ट वो पीछे 2 केस, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो या मान लो वो वाला होली सब्सिडरी वाला, बट नॉर्मली थंब रूल क्या बोलता है, 50% से ऊपर हुआ, एज पर इंड AS 110 देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टेम्पररी कंट्रोल। ठीक है सर, वर्डिंग बताओ कैसे है, सुनो। AS21 देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ टेम्पररी कंट्रोल when a company intention to hold share for subsequent sell in future, मतलब हाँ 50% से ऊपर है, बट कंपनी का इंटेंशन ही क्या है, फ्यूचर में आके उसको ना तुरंत सेल कर देगी। देन नो नीड टू प्रिपेयर CFS and shown as पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से शो कर दो, CFS नहीं बनाना है। बट ये जो टेम्पररी कंट्रोल, ये वर्ड याद रखना, ये कहाँ है, सिर्फ AS21 में। AS21 तुम ऐसा कर सकते हो कि 50% से ऊपर कंट्रोल है, बट तुम्हारा इंटेंशन क्या है, सेल कर देना आगे फ्यूचर में। जैसे मैंने बताया 1 अप्रैल को 50% ऊपर कंट्रोल है, बट तुम्हारा इंटेंशन क्या है कि उसको सेल कर देंगे फ्यूचर में भाई, 6-7-8 महीने 9 महीने जो भी है सेल कर देंगे फ्यूचर में। तो इस केस में ना देखो इतना नहीं पूछा, बस याद रखना ये वर्ड याद रखना, टेम्पररी कंट्रोल। और ये याद रखना AS21 पूछा कि इंड AS 110 पूछा, तो AS21 में टेम्पररी कंट्रोल का कंसेप्ट था, बट एज पर इंड AS 110 देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ टेम्पररी कंट्रोल। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी होल्ड एनी शेयर मोर देन 50%, देन क्या होता है, देन कंट्रोल अकर्स एंड कंपनी नीड टू प्रिपेयर CFS। तो सर इसमें क्या समझा हमने, टेम्पररी कंट्रोल कंसेप्ट कहाँ आता है, सिर्फ AS21 में। तो क्वेश्चन में याद रखना, सारा गेम पढ़ लेना, लास्ट का लाइन लिख देना। वो पूछता है कि बताइए एज पर AS21, तो AS21 हो गया तो भाई CFS नहीं बनाना है, टेम्पररी कंट्रोल कंसेप्ट है। वैसे लिख के देगा वो कि कंपनी ने 1 अक्टूबर को होल्ड किया, उसका इंटेंशन है कंपनी को फ्यूचर में सेल कर देना, तो बताइए एज पर AS21 क्या कंपनी को CFS प्रिपेयर करना है, तो नहीं,
क्योंकि एक टेम्पररी कंट्रोल का कंसेप्ट है AS21 में। बट सर एक एग्जामिनेशन में घुमा दिया, नया सिलेबस में क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए एज पर इंड AS 110 क्या CFS बनाना है, तो हाँ, इंड AS 110 में कोई टेम्पररी कंट्रोल नहीं है। अगर सिंगल डे भी 50% से ऊपर कंट्रोल गया तो भैया तुम्हें CFS बनाना है, ठीक है। तो ये यहाँ से सर 3-4 बार क्वेश्चन आए इसी टेम्पररी कंट्रोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। 3 to 4 टाइम क्वेश्चन है, स्टडी मैंने 2-3 क्वेश्चन इसी पे हैं। तो टेम्पररी कंट्रोल याद रखना सिर्फ AS21 में है, इंड AS 110 में कोई टेम्पररी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं सर। देखो ऑडिट के लिए मैं क्लियर हूँ, मैं अपने नोट्स को प्रॉपर रखा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको क्लियर करूँ। जहाँ कंसेप्ट है मैं वहाँ पे कंसेप्ट बताऊँगा, जहाँ याद करना है मैं आपको बताऊँगा। मैं उसको याद करने को आपको ईजी कर दिया हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस एग्जामिनेशन में रेडी हो जाओ। अब PE ऐसे साइड से करते रहो, इससे क्या होगा आपका 25 नंबर ही कवर हो जाएगा। और मैं साइड से 1-1 घंटा मेरा लेक्चर देख लिया करो, 5-5 नंबर करके मैं आपका 50-45 नंबर कवर कर दूंगा, ट्रस्ट मी। और मैं थोड़ा ऑडिट लेक्चर हो सके संडे को ज़्यादा डालूंगा, क्योंकि संडे को मैं फ्री रहूँगा। ऑडिट में संडे रखा ही हूँ ऑडिट के लिए, सिर्फ 4-5 लेक्चर मैं ऑडिट का संडे को दर कर दूंगा सारा। तो बस साइड में क्या करना सर, PE और ऐसे प्लीज कर लेना, प्लीज PE ऐसे कर लेना आप। PE का मैं क्या करूँगा, मैंने 20-30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखे हैं, मैं वो भी ले लूँगा 1-2 घंटे का लेक्चर, आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, बट PE ऐसे को आप सर मजबूत कर लेना साइड से। ये मेरे पे छोड़ दो आप, CFS NBFC ये सब मेरे पे छोड़ दो, प्रॉपर नोट प्रॉपर समझाऊंगा अच्छे से। जो डाउट होगा पूछना मेरे से, ठीक है। और सर कमेंट कर देना कि कैसा लगा, फिर मैं डालते रहूँगा। नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, जो मैं पढ़ाऊंगा वो नोट्स में अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना, ठीक है। चलो गुड नाइट।